विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरडीसी लखनऊ की ओर से आप सभी का इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इस क्लास में स्वागत करता हूँ। नई इकाई के अंतर्गत चालू किए गए चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत हम लोग आज भाग 3 के माध्यम से कुछ बचे हुए टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं, जिनके अंतर्गत विशेष रूप से कुछ सूत्रों का निगमन वो हम लोग आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों आज का भाग 3, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। This is the magnetic effect of electric current, okay, and having part number 3 is going to be introduced before you. और इस कड़ी में विद्यार्थियों, चूँकि वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत जो अध्याय की रूपरेखा में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार शुरू देख लेते हैं। और निश्चित रूप से जो हम लोग का कंटेंट था वो यहाँ से प्रस्तावना से चालू हुआ था। तो प्रस्तावना, चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा और स्टेट का प्रयोग, बायो-सवर्ट का नियम या फिर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ओके। उसके पश्चात टॉपिक्स में बायो-सवर्ट के नियम के आधार पर कूलाम के नियम की तुलना करनी होगी। वायु अथवा निर्वात भी कर सकते हैं कि चुंबकशीलता, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट, और वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट, ओके। तो ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट बना हुआ है, ये म्यू नॉट, इनमें संबंध हम लोग देख चुके हैं। अगले टॉपिक में धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, ये भी टॉपिक हो चुका है। हम लोगों ने 2 नियम, दाएं हाथ की थैली का नियम नंबर 1 और उसके अलावा मैक्सवेल का पेंच का नियम हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना बताया हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है, ओके। नेक्स्ट, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड अ कॉइल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, ओके। और इसके बाद वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, यह भी एक प्रूफ लास्ट टाइम पे हो चुका था। और वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप क्या होगा। और लास्ट में हम लोगों ने गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसमें बी की वैल्यू एक निकाली गई थी, कभी कभी वो बोर्ड में आ जाता है। आज का ये वीडियो आधारित है एम्पियर का परपथीय नियम, जो कि आप नंबर इस पॉइंट पे देख पाते हैं। और उसके अलावा एम्पियर के परपथीय नियम के जो एप्लीकेशंस हैं, you have to check the main applications of ampere circuital law. This is very important topic, okay। तो विद्यार्थियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले एम्पियर का परपथीय नियम, ये भी बोर्ड के शुरुआत के दिनों में टॉपिक नहीं था, लेकिन अभी कुछ सालों से जो है इंट्रोड्यूस किया गया है एम्पियर का परपथीय नियम, ओके। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। एक चीज़ विद्यार्थियों आपको याद रखना है कि जो आपने चुंबकत्व स्टार्ट किया हुआ है, ये एक्चुअल में आपके जो आपने विद्युत पढ़ा हुआ है स्थिर वैद्युत की, उसमें जो नियम हैं, जो फार्मूले हैं, उससे काफ़ी मैच खाएंगे। हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये आपका चुंबक के लिए है, और यही इसी प्रकार के टॉपिक आपने स्थिर वैद्युत की में गॉस के नियम को पढ़ा हुआ है, उसी के समतुल्य है ये, ओके। इट मीन्स दिस इज द इक्विवेलेंट लॉ इन दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, एंड इन विद द गॉस लॉ। गॉस के नियम में जो रूपरेखा थी, उसी के नियम के आधार पर ये जो है एम्पियर के परपथीय नियम बनाया गया है। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि जो गॉस का नियम था, थोड़ा सा देख लें इधर। एक्चुअली गॉस का नियम यहाँ पर देखिए, कंटूर समाकलन, वक्र समाकलन बोलते हैं इसको, क्या था, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने वेक्टर दिखा दिया है, डॉट डी ए, छोटे खंड के लिए क्षेत्रफल दिखाया गया है, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे जो चेंज होने हैं उसमें ई के स्थान पे क्या हो जाना है वो आपको देख लेना है, ओके। यहाँ पे हम लोग जो बेसिकली ई के स्थान पर
प्राप्त करने वाले हैं बी, पहली चीज़। ओके, यहाँ डी ए था और डी ए के स्थान पे हम लोग प्राप्त करेंगे यहाँ पे डी एल, लेंथ के लिए। ओके, उसमें क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे आपका बन जाएगा म्यू नॉट आई। इसीलिए कहा था कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो वास्तव में स्थिर विद्युत्की में गॉस के नियम के समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। ओके, इसके पश्चात हम लोग इसका नियम समझ लेते हैं। और इसके नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण मतलब बी के लिए किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल या लाइन इंटीग्रल, दैट इज जो बी डी एल, ओके, वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा मतलब कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ओके, सिंबल्स आपको याद रखने हैं, संकेत आपको हमेशा प्रूफ में सवालों में भी यूज करने पड़ेंगे। तो ये आपका जो संकेत था विद्युत में आपने ये इसका इस्तेमाल किया था, इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे म्यू नॉट देखने वाले हैं। ओके, एक बार फिर से नियम समझ लें कि चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण मतलब चुंबक की बात करेगा, बी की बात करेगा, इसका किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल मीन्स लाइन इंटीग्रल बी डी एल। ओके, बी डॉट डी एल या बी डी एल, देखिए समाकल का चिन्ह होता है। ध्यान देंगे विद्यार्थियों जो मैथ्स के हैं जानते होंगे, बायो के विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये समाकल का चिन्ह बना हुआ है, ये घेरे का मतलब है लाइन इंटीग्रल, मतलब पूरे के लिए बात करेगा, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। ओके, तो जो रेखीय समाकल होगा बी डॉट डी एल वो वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ओके, एंड दिस द स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ। एंड ये देखिए इसके नीचे इसका मैथमेटिकल फॉर्म दिखाया गया है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, इतना भी आप शो कर देते हैं तो कुछ ना कुछ मार्किंग आपको जो है मिल जाती है। तो आपको इसका भी प्रैक्टिस कर लेना है, कैसे इसको लिखे जाना है, कंपेयर भी करते आना है गॉस के नियम से भी। ओके, गॉस का नियम इसी परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पे जो आपका जो एम्पियर का परिपथीय नियम है उसका यहाँ क्या मतलब है। तो म्यू नॉट आपको मालूम होना चाहिए, म्यू नॉट एक नियतांक होता है। ओके, म्यू नॉट इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ओके, द परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ओके, एक परमिटिविटी होता है, एक परमिबिलिटी होता है, तो यहाँ पे म्यू नॉट जो है निर्वात की चुंबकशीलता के रूप में गिना जाएगा। इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको वैल्यू जो हालांकि दिया रहता है, आप देखिएगा कभी बोर्ड के पेपर में लास्ट पेज पे ऐसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷। ओके, इस प्रकार से अगर म्यू नॉट की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है, यू कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, दिस इज द 4 पाई 10⁻⁷। ओके, बाकी इसका जो भी यूनिट होगा, यूनिट आपको नहीं याद आ रहा तो आप MKSA दिखा सकते हैं, बहुत कम समय अगर आपके पास है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये एम्पियर के परिपथीय नियम, इसको एक बार इसकी जो लैंग्वेज है इसको आपको समझ लेना है, इसको लिख के आप प्रैक्टिस कर लें ताकि जब आपका लिखने का मौका आए तो कहीं गलती होने के चांस न बनने पाएँ। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी देखिए नीचे दिखाया गया, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट क्या है मैंने आपको बता दिया, इसकी वैल्यू बता दी है। और अब हम इसका प्रूफ या डेरिवेशन चेक कर लेते हैं। ओके, वी हैव टू चेक द डेरिवेशन, वी हैव टू चेक द प्रूफ ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, तो पहले डायग्राम पे गौर कर लें, फिर मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। देखिए ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई एक कंडक्टिंग डिवाइस है, एक चालक तार है जिसमें करंट आई पास हो रहा है। ओके, एक लंबा रिज रेखीय चालक तार है। ओके, और इस लंबे रिज रेखीय चालक तार में धारा कितनी बह रही है, आई। वेरी गुड, नीचे से ऊपर आपको दिशा भी दिखानी है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ऊपर की ओर जो है, नीचे से ऊपर की ओर करंट आई फ्लो हो रहा है। अब देखिए आपको ये क्या करना है वो समझ लें। चालक देखिए ये हो गया है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसके चारों ओर जो है, इसके बाद इसके चारों ओर एक 8 त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ आपको बना लेना है। देखिए मैं बना देता हूँ, ये जो बना है ये पोर्शन जो आपका सर्कुलर पाथ है जो कि त्रिज्या r का है।
ओके, सेंटर देखिए ओ दिखाया गया है, और सेंटर ओ पे जो है आपका ये चालक तार आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद देखें, अब क्या करना है कि देखें, आपको ये बताएगा कि यदि कोई चालक तार इस प्रकार से शो किया गया है, इसमें करंट आई फ्लो होता है, तो इसके चारों ओर निश्चित रूप से करंट के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होता है। ओके, तो ये भी आपका प्रूफ पिछले भाग 2 में मैंने आपको बताया हुआ है, वहाँ से आप इसको कंफर्म कर लें। कोई डाउट हो तो फिर मुझे बताएं। अब क्या करना है कि देखिए, बिंदु पी आपको दिखाया गया है, बिंदु पी मैं आपको दिखा देता हूँ। बिंदु पी यहाँ बना हुआ है। ओके, दिस इज द पॉइंट पी, और ये जो डिस्टेंस है ये हमने आर माना हुआ है, और चूँकि ये कंडक्टिंग डिवाइस जो दिखाया गया है इसमें करंट आई का फ्लो होता है। ओके, इस करंट आई की वजह से बिंदु बिंदु पी पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसका परिमाण हमको चेक कर लेना है। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, दैट वाज बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन ये म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ओके, फिर से ध्यान दें, ये आपका कंडक्टिंग डिवाइस हो जाएगा, इसमें करंट का फ्लो होता है आई। ओके, इसका सेंटर वो मानते हुए एक आप वृत्तीय पथ, एक सर्कुलर पाथ आपको बना लेना है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर। ओके, और बिंदु पी देखिए दिखाया गया है इसकी परिधि पर, सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट पी दिखाया गया है। इस बिंदु पी पर जो बनने वाला बी है चुंबकीय क्षेत्र, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये तो फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ताकि प्रूफ में जब भी इसकी आवश्यकता पड़े तो आप लिख सकें। ओके, तो इतना काम जब हो जाएगा, जब आप चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकाल लेंगे इस धारावाही चालक के कारण, और इसको आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है। ओके, अब देखिए, मैं आपको डायग्राम में पहले ये चीज़ स्पष्ट कर दूँ, इसके बाद फिर प्रूफ में जो बचा है वो बता देता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, आपको बहुत ही गहराई से इसको समझना है। ये आप समझ लें, ये एक आपका करंट करेंग कंडक्टर, धारावाही चालक तार, जिसमें करंट का फ्लो होता है आई, और सेंटर ओ मानते हुए एक आप सर्कुलर पाथ खींच लेंगे, एक वृत्तीय पथ बना लेंगे। ओके, त्रिज्या कितनी बताई गई है, आर। वेरी नाइस। अब देखिए, ओ से आर दूरी पर त्रिज्या ही होगी, वो कहीं मान सकते हैं। ये जो मैंने लाइन खींचा हुआ है, इसको आप इस सर्किल में कहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि वृत्त के केंद्र से अगर आप परिध को उसको मिलाते हैं, तो परिध को, तो जो भी आप लाइन बनाएंगे वो हर लाइन एक त्रिज्या होती है। ओके, तो ये आपका करंट करेंग डिवाइस हो गया, कंडक्टर हो गया, इसमें करंट का फ्लो होता है आई, सेंटर ओ मानते हुए इसके चारों ओर जो है एक वृत्तीय पथ मान लिया गया है, त्रिज्या आर का। इतना क्लियर है। ओ से आर की दूरी पर बिंदु पी देखिए यहाँ दिखाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको ये बताया कि जो आपका ये डिवाइस है करंट करेंट डिवाइस, धारावाही चालक तार, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा बिंदु पी पर, उसकी दिशा देखिए ये दिखाई गई है। ओके, उसकी दिशा यहाँ ऐसे बनाई गई है, और एक दिशा ये हो गई, और बिंदु पी पर आप जो स्पर्शी बनाएंगे, ध्यान देंगे, यू आर गोइंग टू मेक अ टेंजेंट एट पॉइंट पी, वो डी एल हो जाएगा। एक्चुअली डी एल की जो दिशा आपको दिखानी होगी, डी एल का मतलब देखिए, एल का मतलब है इस चालक तार की कुल लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ध्यान से देखें इसको। ओके, मैं फिर से बताता हूँ, एल का मतलब है इस चालक तार की कुल लंबाई, मतलब परिधि, ये आपको समझना होगा। और यदि आपको बिंदु P पर DL को दिखाना है, तो निश्चित रूप से आपको एक स्पर्शी खींचनी पड़ेगी जो कि B की दिशा में होगी। ओके, DL आपका हो जाएगा छोटा सा खंड, तो जो बिंदु P पर B की दिशा है और DL की दिशा है, दोनों सेम होंगी। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। बाकी इसमें डायग्राम में और कोई विशेष काम नहीं होना है, तो हम लोग इसका जो प्रूफ है वहाँ पहुँचते हैं। क्लियर है एक चीज़? एक बार फिर चेक कर लें, ये आपका करंट करेंट डिवाइस हो जाएगा, जिसमें करंट आई है, सेंटर ओ हो गया है, त्रिज्या आर मानी गई है। ये आपका सर्कुलर पाथ मैंने दिखा दिया है, बिंदु पी दिखाया हुआ है, बिंदु पी पर जो है बी की दिशा हो जाएगी। ओके, और बिंदु पी पर जो डीएल की दिशा जो आप दिखाएंगे वो भी बी की दिशा में होगी। कुल मिला के बी और डीएल ध्यान देंगे, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और डीएल मतलब जो आपका छोटा सा खंड है उसकी लंबाई, दोनों एक ही दिशा में है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको इक्वेशन फर्स्ट के माध्यम से बिंदु पी पर बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण
वो दिखा दिया है। क्वेश्चन आपको इसको फर्स्ट मान लेना है। ओके, अब बाकी चीज़ आप समझ लें कि देखिए ध्यान देना कि चूँकि इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ये वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय है। ओके, इस पूरी लैंग्वेज का मतलब केवल इतना है कि जो बी है मैग्नेटिक फील्ड और जो डीएल है आपका जो छोटा खंड माना गया है अनंत सूक्ष्म लंबाई का, डीएल लंबाई का, ये दोनों एक ही दिशा में होंगे। ओके, एक्चुअली आपका जो संपूर्ण पथ दिखाया गया इस प्रकार से, इस पूरे पथ को आप कई छोटे छोटे खंडों में ऐसे ऐसे बांट लेंगे और प्रत्येक खंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, डीएल। और मैथमेटिकली जो बी और डीएल की जो दिशाएं होंगी दोनों दिशाएं एक ही होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ लेना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड डायरेक्शन ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ डीएल, ओके, हैविंग सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन दोनों की दिशाएं एक ही बन जाएंगी। ये आपको ध्यान देना है। देखिए आपने बी निकाल लिया, उसके बाद देखिए इतना आप लैंग्वेज बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसका निष्कर्ष यही कि जो कुल मिला के जो प्रत्येक बिंदु पर डीएल और बी एक ही दिशा में होंगे, इसका समरी हो जाएगा। इतना आप ना भी लिखें तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डीएल जो आपका अनंत सूक्ष्म लंबाई है, जो लेंथ है बहुत ही छोटा सा, और जो बी है दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक ही दिशा में है। ओके, अब आपको देखिए अब आपको दोनों का डॉट निकालना है, दोनों का अदिश गुणन निकाल लेना है विद समाकल, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बी डॉट डी एल दिखा दिया है। अब ये यहाँ से ये कैसे आ गया इसको भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, जो लोग शुरुआत की वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिए है ये, और बाकी लोगों के लिए भी है जो लोग दिमाग से उतार चुके हैं। देखिए विद्यार्थी, दो चीज़ें होती हैं, अगर दो वेक्टर हैं ए और बी के फॉर्म में, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी दिखाया गया है। ओके, इसको हम लोग दिखा सकते हैं, फिर ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसको दिखा सकते हैं। ओके, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। इन दोनों का फ़र्क समझना। एक्चुअली ऊपर जो दिखाया गया है, ध्यान देंगे, ऊपर जो दिखाया गया है ये आपका डॉट गुणन होता है, इसको अदिश गुणन कहते हैं। नीचे का जो दिखाया गया ये पोर्शन ये आपका क्रॉस या सदिश गुणन होता है, वेक्टर गुणन। क्लियर? नीचे वाला क्या है, ये क्रॉस गुणन है या सदिश गुणन, वेक्टर गुणन, और इसके ऊपर जो शो किया गया है ये आपका अदिश गुणन है। तो अदिश गुणन का फॉर्मूला होता है, अगर ए और बी वेक्टर फॉर्म में दिखाए गए हैं तो निश्चित रूप से ए का परिमाण, बी का परिमाण और दोनों के बीच के कोण की कोज्या ये बन जाता है कोसाइन ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी निकालना है तो ये हो जाता है ए बी साइन थीटा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए। निश्चित रूप से आप मैथ्स लिए हो ना लिए हो, लेकिन आपको कॉस साइन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए बी डॉट डी एल जो लिया गया था, यदि हम लोग यहाँ पे डॉट हटाते हैं तो निश्चित रूप से डॉट हटाने का मतलब है कि आपको कॉस लगाना पड़ेगा। यहाँ समझे इस प्रकार से, बी डॉट डी एल मैं लेके चला हूँ क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। तो बी डॉट डी एल का मतलब है कि बी डी एल कॉस थीटा। एंगल कितना लिया गया है, एंगल लिया गया 0। क्यों लिया गया, क्योंकि बी और डी एल दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ओके, बी और डी एल दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो एंगल 0 होने के बाद ध्यान देना है कि जो आपका कॉस 0 होता है, ओके, कॉस 0 की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आपका बी डी एल बचेगा। ओके, ये बी डी एल हो जाएगा। और देखिए विद्यार्थियों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वृत्तीय पथ जो आपको दिखाया गया है ये पूरा पथ, और ये चूँकि ये आपका करंट कहीं कंडक्टर है, इस चालक की वजह से इस वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर, ओके, बिंदु आप कहीं मान लीजिए, बिंदु आपका चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे इधर हो, चाहे ये हो, इधर बिंदु आप कहीं भी दिखा देंगे, लेकिन जो बी की जो वैल्यू होगी, परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा, इस वृत्तीय पथ पे कहीं भी आप अगर पॉइंट लेके चलते हैं तो बी का जो परिमाण होगा वो एक समान होगा। ओके, तो हम लोगों ने बी का परिमाण ये दिखा दिया है। देखिए उसके बाद बी डॉट डी एल निकाला हुआ, बी डी एल बन गया है ये। और इसके बाद देखें, ध्यान दें,
प्रत्येक पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता होगा ई बी ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। बी डॉट डी एल का मान देखिए ये बन गया है। बी को बाहर कर लिया क्योंकि बी यूनिफॉर्म है। ओके, बी क्या है, यूनिफॉर्म है, एक समान है, तो बी को आपको कांस्टेंट मानते हुए इसको अलग कर लेना है। डी एल को आप ऐसे दिखा सकते हैं, ध्यान देंगे, संपूर्ण वृत्तीय पथ की लंबाई डी एल हो जाएगी। और एक बार फिर से डायग्राम इसको चेक कर लें। एक्चुअली मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपका ये जो डी एल की बात कर रहा है, एक्चुअली ऐसे लिखा गया था। ओके, छोटा एल या बड़ा एल कुछ भी दिखा दें, तो इसका मतलब है कि इस पूरे की लंबाई, ओके, और इस पूरे की जो लंबाई आएगी वो एक्चुअली वृत्त की परिधि है, सर्कमफरेंस। और परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे निश्चित रूप से डेल इंटीग्रेशन में या समाकल में लिखा गया है, उसको आप चेंज करके 2 पाई आर की फॉर्म में दिखा सकते हैं, क्योंकि जो संपूर्ण वृत्तीय की लंबाई होगी वो और कुछ नहीं बल्कि वृत्त की सर्कमफरेंस है, उसकी परिधि है। अब परिधि होता है 2 पाई आर। ओके, तो देखिए ये आपका डी एल होगा, मतलब इंटू 2 पाई आर यहाँ से बन जाएगा। और बी की वैल्यू देखिए आपने ऊपर दिखा दिया था, बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो बी की वैल्यू यहाँ से ये बन जाएगी। तो इसको आपको पुट कर देना है, बी डॉट डी एल को आपने ऐसे लिखा हुआ है, और फर्स्ट से बी का मान देखिए रख दिया गया, तो बी डॉट डी एल यहाँ लेके चला, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। और यहाँ पे बी की वैल्यू देखिए ये रखी गई, यहाँ से लेके इतनी पूरी आपका बी की वैल्यू हो जाएगा। ओके, डी एल मैंने आपको बता दिया है, डी एल का जो समाकल था 2 पाई आर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा बचेगा केवल म्यू नॉट आई। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कैलकुलेशन के पश्चात जो बचेगा वो म्यू नॉट आई होगा। और वास्तव में यही जो है एम्पियर के परपथीय नियम का स्वरूप है, जो कि मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाया गया है। और किसी भी आकृति के लिए, बंद आकृति के लिए जो है वक्र के लिए सत्य रहेगा। ओके, दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी कर्व्ड शेप, ओके, फॉर एनी टाइप ऑफ द फिगर। तो ये आपका एक प्रूफ यहाँ पे हो गया है। इसको एक बार फिर से आप चेक कर लें, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज और इसका डायग्राम भी आपका तैयार होना चाहिए। ये आपका देखिए एम्पेयर का परपथीय नियम, इसकी लैंग्वेज को आपको कई बार देख लेना है, लिख के समझ लेना है, और निश्चित रूप से लैंग्वेज आपको याद करके देख लेना है इसको लिख के। ओके, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया है, बाकी मैंने प्रूफ आपको करा दिया है। अब इसके एप्लीकेशन चेक करते हैं विद्यार्थियों। और एप्लीकेशन देखिए, इसकी कई एप्लीकेशंस हैं एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग के रूप में। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉज। ओके, तो अब हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी कंट्रोल समाकल इस प्रकार से बी डॉट डी एल बनेगा, ओके, कितना होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यही जो है आपका, ये आपका एम्पियर का परपथीय नियम शो कर रहा है। ओके, तो विद्यार्थियों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो एप्लीकेशंस हैं वो पहला एप्लीकेशन इस प्रकार से है, अनंत लंबाई के ऋज रेखीय। क्या टॉपिक है? अनंत लंबाई के ऋज रेखीय धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू get another proof, that is the magnetic field produced due to an infinitely long straight current carrying wire. ओके, आपको यहाँ पे अनंत लंबाई की ऋज रेखी का मतलब होता है सीधा। ओके, धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको देखना है। हालांकि विद्यार्थी इसको आप पिछले प्रूफ में देख चुके हैं, वो क्या था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ओके, अब लेकिन यहाँ पे इस प्रूफ को हमको दिखाना है एम्पियर के परपथीय नियम के आधार पर। ओके, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर के परपथीय नियम यूज करना है, और आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं, और डायग्राम देखिए फिर से वही बना है।
ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जो एम्पेयर के प्रकृति नियम का प्रूफ अभी आपने देखा और ये जो प्रूफ चलने वाला है, दोनों एक ही जैसे हैं, कोई विशेष आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। आप डायग्राम पे गौर करें, डायग्राम देखिए सेम जैसे आपने ऊपर देखा था वही डायग्राम यहाँ बन गया फिर से। ओके, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेक कर लें। और देखिए पहले तो ये इन्फानाइट लेंथ का आप मतलब अनंत लंबाई का कोई सीधा चालक तार शो कर देंगे जिसमें करंट आई फ्लो होता है। ओके, और यहाँ से तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है और बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र B। ओके, इतना क्लियर आपको है। ये छोटी सी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, कोई विशेष काम नहीं करना है, बल्कि एक ये जो चालक तार दिखाया गया है ये अनंत लंबाई का है, अपरिमित लंबाई का है, इन्फिनाइट लेंथ का है ये। ठीक है, और इस अनंत लंबाई से r की दूरी पर कोई बिंदु P शो किया गया है। इस बिंदु P पर हमें चेक करना है चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू। ओके, वी हैव टू चेक द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, वी हैव टू गेट द B एट पॉइंट P। तो निश्चित रूप से जो चालक तार है उसके आप चारों ओर एक 8 त्रिज्या का एक सर्कुलर पाथ खींच लेंगे। ओके, जो कि निश्चित रूप से बिंदु P से होके पास होगा। चेक कर लें, मैंने क्या बताया कि धारावाही चालक तार के चारों ओर 8 त्रिज्या का आपको खींचना है एक सर्कुलर पाथ। त्रिज्या 8 देखिए दिखाया गया यहाँ पे, जो कि बिंदु P से होकर गुजरता है। केंद्र जो है इसका O जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और अब देखिए बिंदु B और P पर जो DL है फिर इसको आपको दिखा देना है, दोनों एक ही दिशा में होंगे, क्योंकि बाइसिमेट्री जो भी है वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का परिमाण समान होगा और इसकी जो दिशा होगी, किसकी दिशा, आपका जो DL दिखाया गया है बिंदु P पर जो B दिखाया, दोनों एक ही दिशा में होंगे। ओके, तो हम लोग चेक करते हैं बिंदु P पर B का रेखीय समाकलन। निश्चित रूप से B डॉट DL आपको चेक करना पड़ेगा। और आप फिर समझ लें कि डॉट को जब हटाएंगे तो यहाँ पे बी डी एल कॉस बन जाएगा। एक एक स्टेप में क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, नो डाउट। ओके, तो बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 क्यों लिखा गया है ये भी आपको इसका भी तर्क देना पड़ेगा। चेक कर लें, एक्चुअली इस बिंदु P पर जो बनने वाला B है और जो DL की दिशा है दोनों एक ही दिशा होगी, इस वजह से जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच का वो 0 हो जाएगा। और निश्चित रूप से cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 आप 1 दिखा देंगे, B को बाहर करते हुए DL का समाकल देखिए दिखाया गया है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है। और एक बार फिर से DL देखिए इस प्रकार से बना हुआ है। DL मतलब छोटा सा खंड, एक अनंत लंबाई का खंड, बहुत छोटा खंड माना जाता है इसको, और इसका आपको समाकल करना है। इसका मतलब आपको इस पूरे वृत्तखंड की लंबाई लेनी है, इस पूरे वृत्तीय पथ की लंबाई आपको लेनी पड़ेगी, इसकी लंबाई। ओके, और इसकी लंबाई कोई डाउट नहीं है, इसकी लंबाई आपका वृत्त की परिध हो जाएगा। वृत्त की परिध होता है 2 पाई r। तो जहाँ पे आपका DL का समाकल दिखाया गया है वहाँ पे आप 2 पाई r शो कर सकते हैं। ओके, तो निश्चित रूप से एक आपका जो मुश्किल रास्ता था वो आसान हो गया है। संपूर्ण पथ के लिए DL की वैल्यू 2 पाई r हो जाएगी, नो डाउट। अब B डॉट TL B इंटू 2 पाई r हो गया है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। अब चूँकि देखिए विद्यार्थी यहाँ पे हम लोग का जो एप्लीकेशन है, जो मोटो हम लोग का है, लक्ष्य है, वो है एम्पियर के परपथीय नियम से अनंत लंबाई की चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों। इक्वेशन फर्स्ट जो बना है वो डायग्राम से हो गया है और ये आपको एम्पियर का परपथीय नियम मैथमेटिकल फॉर्म में शो करना पड़ेगा। ओके, नाउ यू हैव टू चेक द एम्पियर सर्किटल लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया है वो आपने देख लिया है, B इंटू 2 पाई r के रूप में। ओके, और इक्वेशन फर्स्ट बनने के बाद सेकंड देखिए बन चुका है। इक्वेशन सेकंड जो है वो कुछ नया नहीं है, जो आपने अभी एम्पियर का परपथीय नियम प्रूफ किया है उसी का मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे गणितीय स्वरूप यहाँ दिखाया गया है। और जो भी एप्लीकेशन आपको एम्पियर के परपथीय नियम के पढ़ने हैं उसमें सब में यही काम करना है। इक्वेशन फर्स्ट बनेगा, सेकेंड बनेगा, फिर दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ भी कंपेयर करना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट देखिए ये बना है, सेकेंड ये बना, कंपेयर करने के बाद B इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट I। ओके,
आपने फर्स्ट सेकंड देख लिया है, दोनों कंपेयर यहाँ किया गया है। आप लिख सकते हैं 1 और 2 की तुलना करने पर। बी इंटू 2 पाई आर फर्स्ट से हो गया है, म्यू नॉट आई सेकेंड से आ गया है। निश्चित रूप से बी की जो वैल्यू बन जाएगी, इसको आपको रोके रखना है म्यू नॉट आई को। ये आपका कितना बन गया, ये बन गया है म्यू नॉट आई ऊपर बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 2 पाई आर। ओके, तो ये एक प्रूफ आपको प्राप्त हो गया है और बोर्ड में पूछ सकता है। एक्चुअली एम्पेयर का पर्पस ही नहीं है, मतलब अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रूफ है जो कि भी कुछ सालों से बोर्ड में इंक्लूड किया गया है। और मैं तो देखता हूँ कि हर साल बोर्ड में जो है एम्पेयर के पर्पस ही नियम पे कोई ना कोई प्रूफ, क्योंकि 3 प्रूफ आपको दिखाए जाएंगे। ये पहला प्रूफ था। ओके, तो ये आपका प्रूफ देखिए हो गया है। अनंत लंबाई के रुजरेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ये एक्सप्रेशन शो किया गया है। ओके, तो ये आप पुराने टॉपिक हैं उससे भी इन फॉर्मूलों को टेली करते जाएं, मिलान करते जाएं। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला जो हम लोग का एप्लीकेशन है वो कुछ इस प्रकार से देखिए दिखाया गया है। अब हम लोग को एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है। ओके, ये आपका सेकेंड प्रूफ चालू होता है। तो विद्यार्थियों सोलेनाइड चेक कर लें। एक्चुअली ये जो पोर्शन बना हुआ है ये आपका सोलेनाइड है, मतलब परिनालिका, लंबी परिनालिका उसको बोल सकते हैं। और हम लोग का जो अगला टॉपिक होने वाला है ये लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, हम लोग ये देखने वाले हैं। और ये प्रूफ भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए एक्चुअली विद्यार्थी जब परिनालिका में आप इस प्रकार से बैटरी के द्वारा करंट पास कराते हैं, ये प्लस से माइनस है, तो इसके अंदर जो क्वाइल्स होते हैं, क्वाइल्स के थ्रू करंट इस प्रकार से फ्लो होता है। निश्चित रूप से आप जानते हैं जब किसी भी चालक में जब करंट आई फ्लो होता है तो बट नेचुरल एक फिनोमिना होता है कि चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, एक चीज़ आपको ये रखनी है। अब हमें अगर इसके अंदर की दिशा याद करनी है, बी की दिशा, तो आप ये जो है जो आपका हथेली का नियम है नंबर 1 वो दिखा सकते हैं। हथेली का नियम, दाएं हाथ हथेली का नियम। ओके, और उसके अलावा देखिए विद्यार्थी ये शो किया गया है आपका परिनालिका का स्वरूप इस प्रकार से। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो चुंबकीय बल लिखाए हैं वो इस प्रकार से पास हो रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से चुंबकीय बल लिखाएँ पास होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की ओर प्रवेश कर जाती हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जो इन डायग्राम्स में ऐसे जब आप क्वेश्चन भी लगाने बैठेंगे किताबों से या किसी माध्यम से, तो जब इस प्रकार से क्रॉस बना होगा या फिर इस प्रकार से डॉट बना होगा तो ये एक्चुअली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा होती है। ध्यान देंगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब होता है कि इनसाइड, अंदर की ओर बी दिशा है, बी की दिशा है, और डॉट का मतलब होता है कि आउटसाइड। ओके, क्लियर है? क्रॉस बना है तो इनसाइड हो जाएगा और डॉट बना है तो आउटसाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। और इसके नीचे देखिए विद्यार्थी ये एक जो प्रूफ है उसको हम लोग लिख चलते हैं। उसमें भी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यू हैव टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनाइड। ओके, परिनालिका एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो तार के फेरे इस प्रकार से क्वाइल के फॉर्म में बनाए जाते हैं। उसकी लेंथ जो होती है वो उसके व्यास की तुलना में, उसकी त्रिज्या की तुलना में, रेडियस की तुलना में ज़्यादा होती है। उसकी जो लेंथ होगी उसके व्यास या उसके त्रिज्या की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ हमें प्रूफ में देखना है। इस चीज़ आप ये भी समझ लें कि जब आप इस प्रकार से सोलेनॉइड के अंदर करंट पास करते हैं तो इसके अंदर जो है जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है इनसाइड, वो चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी स्ट्रांग होता है। बाकी आप जैसे जैसे बाहर निकलते जाएंगे इसके चारों ओर तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ चेक करनी है। यहाँ पे जो टॉपिक है आप देख पाते हैं कि लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, हमें ये चेक कर लेना है। ओके, तो देखते हैं। और ये प्रूफ एक लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ओके, टू चेक द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनाइड, ये हमें चेक कर लेना है। लेकिन सोलेनाइड शो किया गया, मैंने आपको ऊपर भी दिखाया हुआ इस प्रकार से। ओके, तो इसकी जो लेंथ होती है ज़्यादा होती है, परिनालिका की जो लंबाई होती है जिसमें करंट आप आई पास करने वाले हैं, इस परिनालिका की जो लंबाई होती है उसके व्यास की तुलना में बहुत बड़ी होती है।
करंट आई अगर पास होता है तो निश्चित रूप से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनना है। और एक ये भी ध्यान रखना है कि जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा पेनल्का के बाहर, वो अंदर के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत क्षीण होता है। मतलब कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि जो अगर पेनल्का में आप करंट पास कराते हैं तो निश्चित रूप से इसके पेनल्का के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। जैसे जैसे आप इसके बाहर, जैसे इधर या फिर इधर या इस तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे जो बनने वाला बी होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। ओके। और चुंबकीय बल रेखाएं निश्चित रूप से सीधी अक्ष के अंदिश होंगी, समांतर होंगी, और ये दिखाती हैं कि हमेशा जो है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जो सिरे हैं, एक्चुअली इनको, इनके जो सिरे होते हैं, दो सिरे, इनको छोड़ के बाकी सभी जगहों पे जो है जो बी बनेगा अंदर वो यूनिफॉर्म बनेगा, एक समान बनेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। पहले आप लैंग्वेज को एक बार फिर से समझ लें। माना एक पेनल्का, यू हैव टू चेक द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। लंबी पेनल्का के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो माना एक पेनल्का की लंबाई उसके व्यास की तुलना में बहुत बड़ी है और उसमें करंट आई हम लोग को फ्लो कराना है, और करंट आई की वजह से जो बनेगा चुंबकीय क्षेत्र निश्चित रूप से पेनल्का के बाहर जो बनेगा चुंबकीय क्षेत्र भीतर की तुलना में बहुत ही क्षीण और कमज़ोर होता है। ओके। और सिरों पे, एक्चुअली सिरों को छोड़ के बाकी सभी जगहों पे इसके भीतर वो लगभग यूनिफॉर्म या एक समान रहता है। ओके। अब देखिए डेरिवेशन कैसे करना है वो आपको समझ लेना है। डेरिवेशन थोड़ा सा डायग्राम बेस है, समझने वाला, इसको आपको देख लेना है। एक्चुअली देखिए आपका पेनल्का इस प्रकार से शो किया गया है। ओके। पेनल्का ये दिखाया गया है, ये पेनल्का आपका हो गया है। और इसके अंदर हम लोग अगर जाते हैं तो एक बंद आयताकार पथ ए बी सी डी फॉर्म, देखिए ये जो बनाया गया है, ये एक बंद आयताकार पथ की लेंथ एल शो की गई है। ओके। केवल ये लेंथ इधर वाली, इसको आपको एल मान सकते हैं। ठीक है ना। ये पेनल्का ये हो गई है, और पेनल्का के भीतर एक आयताकार पथ देखिए इस प्रकार से शो किया गया है। ओके। और निश्चित रूप से जो भुजाएं दिखाई गई हैं पथ में, उसको आप चेक कर लें। इसमें ए बी सी डी ऐसे आयताकार पथ शो किया गया है। ओके। भुजा ए बी के अंदर जो है उसकी अक्ष हो जाएगी। और ये जो आप देख सकते हैं दो भुजाएं, ये काफ़ी बड़ी हैं। ओके। ये भुजा जो शो की गई है ए डी, और दूसरी भुजा कौन सी है, ये बी सी। ओके। ये दोनों भुजाएं काफ़ी बड़ी हैं। और दूरी भी ज़्यादा है किसकी, जो लास्ट में दिखाया गया ये लेंथ शो की गई, इसकी डिस्टेंस यहाँ से काफ़ी दूर है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तब आपका प्रूफ आपको दिक्कत नहीं करेगा। क्या है एक फिर समझना। एक्चुअली ये आपका पेनल्का हो जाएगा। इसके अंदर अगर आप एक आयताकार पथ मानते हैं ए बी सी डी के फॉर्म में, ध्यान देंगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ए बी सी डी फॉर्म इस प्रकार से आयताकार पथ माना गया है, इसकी लेंथ एल मानी गई है। जो लेंथ दिखाई गई हैं दोनों, इसकी इनकी लेंथ, इनकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी। ओके। और ये दोनों सेम होंगी, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, चूँकि इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, ये जो दूरी होगी एल लंबाई की, इसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से ज़्यादा होगी। ओके। तो यहाँ पे कुल मिला के पहला निष्कर्ष निकलता है कि सीडी पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनना है। जैसे आप ये समझिए, अगर मान लीजिए आपका चुंबक है, चुंबक का ये नॉर्थ पोल है, चुंबक का साउथ पोल है, तो निश्चित रूप से इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बनता है, और एक चुंबकीय क्षेत्र आसपास उत्पन्न हो जाता है। अगर चुंबक आपका ये है और आप यहाँ पे कहें कि चुंबकीय क्षेत्र बने या और दूरी पे बने, तो वो संभव नहीं होगा। तो वही स्थिति यहाँ भी देखिए बना हुआ है। क्योंकि ये जो सीडी लेंथ है, ये यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस सीडी के खंड की वजह से कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनना है, मतलब बी का मान यहाँ से शून्य हो जाएगा। ओके। पेनल्का बहुत लंबी है, आयताकार पथ देखिए शो किया गया है। ओके। पेनल्का काफ़ी लंबी है, आयताकार पथ ए बी सी डी फॉर्म में दिखाया गया है। और निश्चित रूप से जो देखिए दिशाएं आपको याद कर लेनी है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि ऐसे प्रूफ में आपको बी और डी एल, जैसे आप ये समझें कि जो ये तो बी की दिशाएं सब ऐसे निकलेंगे, निश्चित रूप से इसमें कोई डाउट नहीं है, बी हो जाएगा। ओके। और
ए बी तो ठीक है, ए बी का जो लेंथ आप एल शो किए हुए हैं, ए बी की दिशा और बी की दिशा एक ही है, ठीक है। और ये जो दो भुजाएं दिखाई गई हैं बी सी और ए डी के फॉर्म में, बी सी और ए डी के फॉर्म में जो दो भुजाएं दिखाई गई हैं जो कि ज़्यादा लेंथ की हैं, ये दोनों भुजाएं बी के साथ में एंगल जो है शून्य नहीं बनाती हैं। मतलब अगर ये बी आपने ये दिखा दिया है, ओके, तो ये जो ये भुजा है या फिर ये भुजा है जो एंगल बनाएगा इसके साथ में, ये 90 बनेगा। कितना बनना है ये? दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो ये आपको ध्यान कर लेना है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं। देखिए एक्चुअली विद्यार्थियों, जब आपने पैनाल्का के भीतर आप पहुंच चुके हैं तो एक आपने एक आयताकार पथ को दिखा दिया है, एक ऐसा पथ जो कि जैसे ए बी आप देख पाते हैं, तो ए बी की जो दिशा होगी वो बी की दिशा के साथ में से शो कर दिया जाएगा। ओके, ए बी और सी डी दोनों सेम लेंथ की हो जाएंगी। अब जो बी की दिशा आपको चेक करनी है ए बी के साथ में और बी सी और ए डी के साथ में, बाकी आपको डी सी छोड़ देना है, क्योंकि डी सी जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से, ओके, और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो बी बनेगा डी सी की वजह से शून्य होगा। तो मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंगल चेक करना है। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपका ये पोर्शन है या फिर ये पोर्शन है, दोनों भुजाएं इस बी के साथ में एंगल 90 बनाएंगी। ओके, दिस एंगल विल बी 90। बस ये आपको याद कर लेना है, आगे फिर कोई दिक्कत नहीं होना है। ओके, तो इस प्रकार से ए बी सी डी के लिए जो आयताकार पथ आपने शो किया हुआ, वहाँ पे आपको एम्पियर का प्रकृति नियम लगा देना है। यू टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर द रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी डी। ओके, तो ये तो एक एम्पियर प्रकृति नियम ए सी एल हो गया है। बी डी एल इसको म्यू नॉट आई नॉट मान लिया। आई नॉट एक्चुअली करंट को दिखाया गया है जो कि नेट धारा है, कुल धारा। ओके, आई नॉट आयताकार पथ द्वारा परिबद्ध नेट धारा। ओके, दिस इज द नेट करंट दैट इज इनक्लोज्ड विद द रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी डी। अब आपको बी डी एल को कैसे लिखना है वो समझ लेना है। मैं इसके लिए थोड़ा आपको ले चलता हूँ खाली स्थान की तरफ। देखते हैं खाली स्थान, देखिए ये मिल गया है। अब देखिए एक्चुअली विद्यार्थी होना क्या है, आपने एक पाथ जो माना हुआ है वो ऐसे माना है, स्पेस थोड़ा कम मुझे मिलता है यहाँ पे, तो ए बी और यहाँ सी और ये डी, ये आयताकार पथ देखिए हो गया है। ओके, अब आपको अगर बी डी एल लिखना है, लेंथ एल से दिखा दिया, बी डी एल आपको दिखाना है, बी डॉट डी एल अगर शो करना है तो कैसे आपको दिखा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्चुअली ये जो बी डी एल जो कुल दिखाना है वो इस पूरे के लिए है, इस कंप्लीट इसके लिए है। ओके, इसके लिए आपको कैसे बनाना है, देखिए पहले ये खंड लेके चलते हैं। पहला ये खंड होगा, दूसरा ये खंड होगा, फिर ये खंड बनेगा, फिर ये खंड बनेगा। ओके, 4 खंड बन जाएंगे। तो इक्वल्स टू मैं नीचे लिख देता हूँ, कैसे लिखेंगे, ये आपका बी डॉट डी एल किसके लिए, ए से बी के लिए, प्लस ये देखिए ए बी खंड के लिए हो गया है। अब आपको नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट देखिए आपका ये पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है, बी सी, तो आप लिखेंगे बी से सी एंड दैट इज बी डॉट डी एल। ये आपका नेक्स्ट के लिए हो गया, ये आपका बी सी खंड के लिए हो गया, प्लस लगाया। ओके, अब आप सी डी पे आ जाएं, इसके लिए आते हैं, प्लस करके आप लिखेंगे समाकल बी डॉट डी एल। ओके, और कहाँ से कहाँ लिमिट दिखाना है इसको, ये दिखाना है सी से डी, सी से डी शो करना है। ओके, तो यहाँ सी दिखा दिया और यहाँ डी दिखा दिया, और प्लस लास्ट में आपको जो दिखाना है वो आपका ये पोर्शन हो जाएगा ए डी वाला। इसको आप लिख सकते हैं समाकल, समाकल ओके
और क्या लिखेंगे इसको समाकल में इस प्रकार से, इसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा डी से ए बी डॉट डी एल। देखिए विद्यार्थी इतनी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। एक्चुअली ये जो है ये नेट आपको अगर बी निकालना है इस पूरे की वजह से, तो इस प्रकार से इसको खंडों में हमें ब्रेक कर लेना है ना। पहला खंड देखिए ये हो जाएगा ए बी फॉर्म में, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी है। तो पहला ये देखिए ए से बी के लिए हो जाएगा, दूसरा ये बी से सी के लिए हो जाएगा, तीसरा ये सी से डी के लिए हो जाएगा, चौथा ये आपका डी से ए के लिए हो जाएगा। इन चारों को आपको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट में आपको मेनली चेक करना है एंगल्स, आपको एंगल चेक कर लेना होगा। ओके, तो मैं ले चलता हूँ आपको फिर से जहाँ से हम लोग लौटे थे। तो देखिए बी डॉट डी एल को इसने कैसे लिखा हुआ है कंटूर में, उसमें 4 पार्ट में शो कर दिया है और मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ। ओके, तो आयताकार पथ ए बी सी डी के लिए अब आपको क्या करना है, आयताकार इस पथ के लिए क्या करना है, इसको जो है 4 खंडों में ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए दिखा दिया आपने। ओके, डायग्राम पे फिर चलें एक बार पुनः। मैंने आपको क्या बताया था कि जो एंगल बनेगा, एक्चुअली होता क्या है कि जो बी होता है हमेशा ऐसे आप दिखाते हैं। ये जो बी सी पोर्शन है, ये पोर्शन है, दोनों एंगल जो बनाएंगे इसके साथ में, बी के साथ में डी एल जो बनेगा, बी के साथ में एंगल बनाएगा वो कितना 90, इधर भी और इधर भी दोनों एंगल कितना बनना है 90। और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 है, नो डाउट। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि जहाँ पे दो चीज़ें हैं, बी से सी का पोर्शन और डी से ए का पोर्शन, दोनों में जो है ये आपको cos 90 दिखा के गैप कर लेना है, 0 आ गया है। ओके, देखिए लिखा भी है, दोनों जो है परस्पर लंबवत हैं। लंबवत होने का मतलब कि cos 90 0 होता है और सी डी पर बी का मान नगण्य है, मैंने आपको पहले ही इशारा किया हुआ है। तो निश्चित रूप से जो बी डॉट डी एल का जो स्वरूप था फाइनली 4 से 1 पे आ गया, 4 से कितने पे आ गया 1 पर, क्योंकि 3 तो नेगलेक्ट हो गए। 2 में एंगल 90 बन रहा था, 1 की डिस्टेंस ज़्यादा थी। ओके, तो ये केवल ए से बी के लिए बनेगा बी डॉट डी एल। डॉट हटाने का मतलब फिर आप समझ लें बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बी डी एल बन गया। 0 क्यों है ये भी आप दिखा सकते हैं कि दोनों समांतर हैं, एक ही दिशा में हैं। और अगर बी और डी एल एक ही दिशा में, इसका मतलब कि एंगल कितना बन जाएगा 0। ओके, अब आपने ये दिखा दिया है, बी को बाहर कर लिया क्योंकि बी जो बनेगा यूनिफॉर्म बनेगा, एक समान बनेगा उसके भीतर। देखिए लिखा भी गया है पेनल्टी के भीतर जो बी होगा वो यूनिफॉर्म बनेगा, एक समान बनेगा, नियत रहेगा। और ये बी एल कर लिया है, एक्चुअली पूरी लेंथ जो है ए बी की इसने एल मान ली है। डायग्राम में आप कंफ्यूजन ना करें, लेंथ जो एल एक का लेंथ नहीं है, ये जो लेंथ एल दिखाया गया है ये पूरे की लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए है। या ऐसा मत कहना कि बल्कि ए बी की लेंथ की बात कर रहा है, ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ सेम दिखाया गया है। एक्चुअली ए बी फाइनली जो लेंथ बनाएगा एल बनाएगा। ओके, तो ए बी को जो है एल के फॉर्म में दिखाया गया है, डी एल जहाँ था वहाँ पे एल लगा, तो बी इंटू एल बन जाएगा। इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट आपका बी जो दिखाया गया था वो हो गया। नंबर 2 पे जो है आपका बी एल हो जाएगा, एल जो है ए बी की लेंथ हो जाएगी। अब यदि परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n मान ली जाए। ओके, परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी मानी गई है n, तब लंबाई l ने फेरों की संख्या केवल ए बी सी डी से होकर जाने वाले फेरों की संख्या एन एल होगी। प्रत्येक फेरे में कितनी धारा करंट है I। ओके, एक्चुअली I जो था आई नॉट आपने जो लिखा हुआ था ध्यान देंगे, आई नॉट की बात यहाँ पे चलेगी। आई नॉट का मतलब था नेट या कुल धारा, और आई नॉट दिखाने के लिए आपको जो है कुल धारा दिखाने के लिए, चूँकि एन एल क्या है, एल क्या है, एक फेरा की लंबाई, कितने फेरे माने गए एन, एन इंटू एल हो गया। एक मतलब जितने फेरे आपने दिखाए हैं उसमें इतना फेरा दिखा दिया है। इसको अगर हम लोग आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई का मतलब है कि एक फेरे में बहने वाली करंट, एक फेरे में बहने वाली विद्युत धारा। और यदि आपको नेट करंट दिखाना है, आई नॉट दिखाना है, तो निश्चित रूप से इसको आप एन आई एल लिखेंगे या एन एल आई लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया गया है। इसकी लैंग्वेज को आप थोड़ा ध्यान से
बिल्कुल ठंडे दिमाग से इसको पढ़ें समझें। ओके, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। आई नॉट देखिए क्वेश्चन थर्ड बना दिया है। ओके, अब आपको इक्वेशन 2 जो आपने प्राप्त की थी BL के फॉर्म में, वो आपको यूज कर लेना है फर्स्ट में रखते हुए। क्योंकि फर्स्ट क्या था मैं आपको फिर दिखा दूँ। फर्स्ट एक्चुअली एम्पेयर का परपथीय नियम जो था वो लगा दिया गया है ABCD के लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया है। सेकेंड आपका जो BL के फॉर्म में आ गया है, देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया है। और थर्ड आपने बना लिया। इन सब का यूज यहाँ पे कर लेना है। ओके, आई नॉट आपने दिखा दिया। अब आपने BL इक्वल टू म्यू नॉट NIL या NLI दिखा दिया है। ओके, इसको सॉल्व कर लें तो B की वैल्यू जो है ये आपको इस प्रकार से बन जाती है म्यू नॉट इंटू N इंटू आई। ओके, ये है आपका प्रूफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। इसको आपको तैयार करना है, डायग्राम को समझना है, इसकी लैंग्वेज को समझना है, मैथमेटिकल जितने भी पोर्शन शो किए गए उनका कैलकुलेशन आपको समझना है, एंगल कहाँ पे शून्य बनना है, कहाँ पे 90 एंगल शो किया जाएगा ये भी आपको समझना है। रटना नहीं है। ओके, इसको आपको रटना नहीं बल्कि केवल समझ के चलना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जहाँ पे दोनों, जैसे यहाँ पे B और DL हमेशा लेके चलना है आपको। निश्चित रूप से जहाँ B और DL एक ही दिशा में होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ जो एंगल बनेगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ B और DL आपस में लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो वहाँ निश्चित रूप से थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आपने ये एक महत्वपूर्ण प्रूफ म्यू नॉट, या यहाँ से देख लें म्यू नॉट NL देख लिया है। इसमें म्यू नॉट आप जानते हैं कि ये जो है निर्वात की चुंबकशीलता है, इसकी वैल्यू भी आपको बताई गई 4π10⁻⁷। N का मतलब क्या है, L का मतलब क्या है, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। ओके, देखिए पेनल का शो किया गया है। ठीक है, प्रूफ हम लोग अभी देखे हैं। ओके, तो डायग्राम को आप समझ लें। देखिए ये पेनल का कुछ इस प्रकार से शो की जाती है और इसमें जब आप करंट पास करते हैं निश्चित रूप से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसका परिमाण आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो आपका प्रूफ। और यदि लास्ट में देखिए फिर क्या होता है कि कुल फेरों की लंबाई N हो, क्योंकि अक्सर कभी कभी इस ऐसा दे देगा एक्सप्रेशन और इसको आपको प्रूफ करने को पड़ेगा। ओके, तो पूरा प्रूफ ऊपर से आप करते चले आएंगे। फिर यहाँ पे जब आ जाएंगे तो वो कुल फेरों की लंबाई हमने N अगर मान ली तो निश्चित रूप से N की स्मॉल n की वैल्यू होगी कैपिटल N/L हो जाएगी। ओके, तो इस जो एक्सप्रेशन में आपको क्या था म्यू नॉट NI आपने शो किया हुआ है। ओके, तो म्यू नॉट NI। ओके, म्यू नॉट NI। तो यहाँ पे स्मॉल n हटाना है तो ये कुल फेरों की लंबाई हमने चूँकि कैपिटल N मान ली है तो N/L ये स्मॉल n में जाएगा। तो पीछे क्या था B = म्यू नॉट NI। अब आपको यहाँ पे स्मॉल n को हटाना है और ये n लगा देना है और सॉल्व करने पे देखिए ये बन जाता है। तो इस प्रकार से धारावाही लंबी धारावाही पेनल्का के भीतर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाएगा तो आप ये एक्सप्रेशन शो करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आज का भाग नंबर 3 आपका ये कंप्लीट हुआ और वास्तव में ये आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होने के साथ ये आपका थ्योरी का पोर्शन इस चैप्टर से कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो वीडियो आने वाला है वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन का होगा, भाग 3 1 2 3 के पश्चात, जो आपका चुंबकीय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, संख्यात्मक आपका प्रश्नोत्तरी चालू होगा भाग 1 के माध्यम से। ओके, तो विद्यार्थी इनको आप प्रूफ को तैयार करते रहें, क्योंकि निश्चित रूप से आपको कोई न कोई प्रूफ यहाँ से बोर्ड में मिल सकता है और प्रूफ की तैयारी कितनी अच्छी है वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। तो आप प्रैक्टिस करें, कई बार इसको समझ के करने का प्रयास करें। ठीक है ना, जितने नियम आपको बताए गए उसको आप देखते रहें। ओके, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहें और आगे सफलता की ओर बढ़ते रहें। ओके, थैंक्स टू एवरीबॉडी।